अभी कल ही हमने इस बात का जिक्र किया था कि कैसे ईरान के खिलाफ पाकिस्तान के जो एयर बेसिस है उनका इस्तेमाल यूएसए कर सकता है। आज देखो किस तरीके से इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया। मैंने बताया था ना आपको कि ये प्यार है ना यूएसए का पाकिस्तान के लिए, ये बेवजह नहीं है। पक्का यूएसए की आंख किसी न किसी मिशन के ऊपर है, या तो वो तालिबान के ऊपर कोई काम करने शुरू करेंगे या फिर ईरान के खिलाफ, और उसके लिए इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की एयर बेसिस। मैंने आपको बताया था कल वाली ही वीडियो में ही कि ईरान के ऊपर जल्दी यूएसए एक्शन ले सकता है। दोस्तों यूएसए और इजराइल एक ही है, स्पेशली जब ईरान का मसला है। अब इजराइल ने जो ईरान का अटैक किया है, बदले में ईरान ने क्या कहा है कि अब देखो पूरी दुनिया देख रही है कि पहले किसने अटैक किया, अब हम ऐसा रिप्लाई करेंगे, शायद इजराइल उसके लिए प्रिपेयर भी ना हो। खैर बात करेंगे सबके बारे में, देखेंगे ये वीडियो स्टडी ग्लोस की, तो बाकी खैर बात करेंगे सबके बारे में डिटेल में। स्टडी ग्लोस की आज वीडियो देखेंगे हम कि जो ईरान में हुआ वो कैसे हुआ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही हम करेंगे थोड़ा सा डीप एनालिसिस, जो चीज़ें और मैं अपनी तरफ से ऐड कर सका इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इजराइल ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है ईरान पर, और इनका जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, उनके चीफ हुसैन सलामी को जान से मार दिया है। ये मुझे अभी पता चला। अब ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। मैंने आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इजराइल हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, क्योंकि इधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और पीठ पीछे जो है गेम बजा दिया है इजराइल ने। अब हम इस पे और भी लेक्चर्स लेंगे, क्या वॉर होने वाला है। ये सेकंड पार्ट में वेस्ट एशिया में अब फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं, और ईरान ने तो सीधा सीधा ये बोल दिया कि देखो याद रखना, हमने ये पहले नहीं किया है, तुमने किया है ये। अमेरिका ऑलरेडी बगदाद से जो है अपने लोगों को निकाल रहा था, तो कहीं ना कहीं क्लियर था। हालांकि अमेरिका ने डिनाई किया कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मार्क रूबियो ने एक स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि देखो हमने कुछ नहीं किया है, ये इजराइल ने यूनिलेटरली किया, बकवास कर रहा है अमेरिका। ये मैं मान ही नहीं सकता, कोई मान नहीं सकता कि अमेरिका को पता नहीं हो, तो खाली बस डिनायल मोड पे है कि हम पे बात ना है, क्योंकि हम एक डील स्ट्रक करने वाले ईरान के साथ। अब बात ये है कि क्यों किया इजराइल ने, बात करेंगे इसकी, एक एक चीज की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा हमला जो है ईरान ने किया है। अभी हम देखिए इस लेक्चर में हम ज्यादा खबर पे ही फोकस करेंगे। मैंने ढेरों लेक्चर्स बनाए इजराइल और ईरान को लेकर। सेकंड लेक्चर में हम थोड़ा सा डीप उतरेंगे कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है और क्यों वेस्ट एशिया में वॉर है। लेकिन आपको आउटलाइन पता ही है कि आखिरकार ये सब हुआ क्यों है। ये सब हुआ इनके न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से है। ईरान ने लगभग एक न्यूक्लियर बॉम्ब दोस्तों बना ही लिया है। उसमें सेंट्रीफ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मथनी होते हैं आप एक तरीके से, जैसे है ना कि आप मक्खन निकालते हो, मट्ठा होता है उसको सब मथ के मक्खन निकालते हो, वैसे यूरेनियम को मथा जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो उसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मटेरियल निकाला जाता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उन्हीं सेंट्रीफ्यूज को जो है उड़ा दिया। इंफॉर्मेशन देखो कहां से मिली होगी यार। और इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो फिर से पीछे चला गया। लेकिन यही नहीं है दोस्तों, काफी जगह हमला किया ईरान के ऊपर। अब देखिए ये होता है देश, इजराइल डरता नहीं किसी से। ऑपरेशन राइजिंग लायन इन्होंने नाम रखा है, और बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ बोला है मुंह पर कि हम हमला करेंगे। अब उसके बाद क्या है कि इजराइल जो है उन पे भी हमला होगा। ईरान हमला 110% करेगा, तो ड्रोन से हमला हो सकता है, मिसाइल से हमला हो सकता है। तो इजराइल ने बोल दिया अपने लोगों को कि देखो हमला होगा, इमरजेंसी ऑलरेडी इजराइल काट्स ने डिक्लेयर कर दी, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि ना हमला होने वाला है, बड़ा हमला होने वाला है। लेकिन दोस्तों आज हम कूपन कोड को खत्म कर देंगे। पॉजिटिव कमेंट बॉक्स में कोड्स का लिंक दिया है, हो गया। इधर एयर इंडिया क्रैश का मैं देख रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी खबर आ रही है, ठीक है। और बहुत भयंकर ईरान की जो कैपिटल तेहरान है ना, इतना भयानक धमाका हुआ है दोस्तों, कैपिटल में मारा है। और उसके बाद वही कि लगभग इन्होंने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरा कर लिया था। लेकिन समझ में नहीं आया, अमेरिका जो है, अमेरिका जस्ट डील करने वाला था। 6% से फिर से ऑयल प्राइसेज जो है वो बढ़ गए हैं जैसे ये हमला हुआ। तो जाहिर सी बात है ये सब तो होना ही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि ये देखिए ईरान का ये जो इस तरीके का मूव है, जो न्यूक्लियर लगातार करते जा रहे हैं, क्योंकि IAEA ईरान पर नजर लगाए हुए हैं। 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया, क्रांति आई, उससे पहले अमेरिका जो है वो ईरान के साथ था। लेकिन ईरान में रेवोल्यूशन ही एंटी अमेरिका की वजह से और इजराइल की वजह से आया है ना। खौमेनी जो है, आयतुल्लाह खौमेनी जो है,
वो जबरदस्त काफी कुछ अमेरिका के बारे में बोलते थे, तकरीरें देते थे, और उनको तो बाहर कर दिया गया था ईरान से। लेकिन उसके बाद वो आते हैं, हीरोइक वेलकम होता है, और फिर ईरान में एक इस्लामिक राष्ट्र हो जाता है, और अभी तक वो बरकरार है। ठीक है ना, सबसे ऊपर होते हैं धर्मगुरु खोमेनी, है ना। अब क्या है कि यहां इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे ही अमेरिका को पता चलता है कि अगर एक बार किसी के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ईरान अब अमेरिका के कंट्रोल में तो है नहीं, इजराइल भी डरा हुआ है। अमेरिका डायरेक्ट ये काम नहीं करता, इजराइल से करवाता है। तो उसके बाद फिर लंबा सैंक्शन का वक्त चलता है, लेकिन फिर ईरान को लगता है कि यार अब ऐसे तो चलेगा नहीं काम, तो फिर अमेरिका से थोड़ी बहुत नजदीकियां जो है वो बढ़ाने लगता है, और फिर बराक ओबामा JCPOA लेके आते हैं ताकि आप जो है वो पीसफुल तरीके से अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर सको। लेकिन फिर 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप आते तो JCPOA का प्लेन बना के उड़ा देते हैं, कहता कि कुछ नहीं होगा। और उसके बाद से लेकर अभी तक 2024 आ गया है, ईरान के रिश्ते अमेरिका से हर दिन खराब होते जा रहे हैं। उसमें इजराइल नया एक्टर आ गया है, और इजराइल आपको पता ही है भैया वो तो थ्रेट टू सर्वाइवल। तो यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने भी यही बोला है कि जो स्टेटमेंट है वो ये वापस ले। नेतन्याहू ने बोला है कि हमने ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है वो लॉन्च किया है, और पूरी दुनिया ने देखा कि हम क्या कर सकते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन है, जो ईरान की थ्रेट है ना कि इजराइल वेरी सर्वाइवल, ये ऑपरेशन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इस थ्रेट को ही हम रिमूव नहीं कर देंगे। तो इतनी बड़ी बात तो यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दी, और इस तरीके की तस्वीरें थी। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा लाउड एक्सप्लोजन हुआ, और उसके बाद फिर सब कुछ धुआं धुआं हो गया। तो इनके जो स्पोक्स पर्सन इजराइल डिफेंस फोर्स के, उनका भी ये बयान आया कि यहाँ पे न्यूक्लियर टारगेट्स पर हमने हमला किया है। लेकिन जाहिर सी बात इसमें कैजुअलिटी हुई है। सबसे बड़ी बात, इनकी जो मिलिट्री के चीफ मारे गए हैं, IRGC के मेन चीफ ये मारे गए हैं। तो अब यहां पे ये पॉइंट ऑफ एस्केलेशन होगा। बट ईरान के पास दोस्तों कुछ खास है नहीं रिटेलिएट करने को, लेकिन उनके पास हूथीज और हिजबुल्ला है, और वहां पे जो दो मेन पॉइंट है जहां से तेल जाता है पूरी दुनिया में, ईरान चाहे तो उसी को ही ब्लॉक कर सकता है। तो आप ईरान को हल्के में मत समझिए। जो तेल वाला एरिया ना वो रेड सी का एरिया है, एक तरफ से हूती बैठा है, दूसरी तरफ उधर सीरिया की तरफ हिजबुल्ला बैठा है, लेबनान की तरफ हिजबुल्ला बैठा है। तो रेड सी का जो जोन है सारा, वहाँ से तो तेल की सारी मार्केट होती है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से तेल दुनिया भर में जा रहा है। तो तेल के प्राइसेस बढ़ना तो खैर स्वाभाविक ही था, क्या हो गया। तो बाकी डिपेंड ये भी करेगा ना कि जैसे जिस तरीके से ईरान ने जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक करी है, क्या भारत कर सकता है? सवाल मेरे अंदर ये भी है। ठीक है, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जरूर किया, लेकिन हाँ न्यूक्लियर टारगेट भी हमने हिट कर दिया, कर सकता है भारत, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इजराइल किसी के प्रेशर में आके मैंने देखा है। हाँ, भारत अभी इजराइल बन रहा है, इजराइल की तरफ बन रहे हैं हम, लेकिन इजराइल जिस तरीके से वो ठोकता है ना, अगर कोई चीज़ उसके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, फिर चाहे दुनिया किस तरफ भी हो, उसने वो काम करना है, वो डेडिकेशन हमें चाहिए। ईरान भी स्ट्रैटेजिकली बहुत कुछ कर सकता है और करेगा भी, क्योंकि ये ईरान ने साफ साफ बोल भी दिया है, और वो चुप नहीं बैठेगा। लेकिन दोस्तों 2000 आपको याद होगा कि 2018 में भी अमेरिका ने जब IRGC के चीफ को मारा था, तो भी ऐसी बहुत बातें हुई थी। ईरान ने थोड़ी बहुत मिसाइलें दागी थी और वो चुप हो गया था, क्योंकि अभी ईरान के पास उतनी ताकत है नहीं, वो पावर है नहीं जितनी इजराइल और अमेरिका के पास है। तो इजराइल के जो मिलिट्री चीफ है, उन्होंने बोला है कि हम हजारों सोल्जर्स जो हैं वो अपने बॉर्डर्स पे लगा रहे हैं, और बिल्कुल हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमको कोई भी चैलेंज करेगा तो बहुत बड़ा प्राइस, इट विल पे अ हेवी प्राइस। लोगों को मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हमको सक्सेस मिलेगी। इजरायली रिजीम जो है वो डेफिनेटली हम पे अटैक करेगा रिस्पॉन्स में, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन हम इस ऑपरेशन को बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे। अच्छा, ये अभी खबर थी दोस्तों, 2 हफ्ते पहले ये खबर थी कि इजराइल जो है ईरान पे हमला करेगा। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इजराइल जो है वो बहुत बड़ा हमला करने वाला है, और ये गलियारों में खबर घूम रही थी कि जिस तरीके से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, इजराइल वही बिल्डिंग में ही मारेगा जहां पे भी इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अच्छा, इंडिया ने भी यही किया, इंडिया ने भी सेम किया, लेकिन हम थोड़ा सा रिलक्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर नहीं होता, वैसे अब तो हम न्यूक्लियर रेटोरिक पे ध्यान भी नहीं दिया, तो अब तक हम उड़ा चुके होते, लेकिन फिर भी क्योंकि भारत सबका सोचता है, पूरी दुनिया का सोचता है, और हमको एग्रेसिव नेशन नहीं है। इजराइल एक एग्रेसिव नेशन है, एक्सपेंशनिस्ट नेशन है, उसको एक्सपैंड करना, उसको सारे एरिया चाहिए जो उससे छीना गया था, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। तो इजराइल ने बोला है अटैक जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन था, और अमेरिका ने भी यही बोला है कि भैया ये यूनिलेटरल डिसीजन था,
ठीक है। तो इजराइल के जो यूएन एम्बेसडर है डैनी डेनॉन, उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा खुद का डिसीजन था, अमेरिका ने नहीं बोला। लेकिन देखिए ये कोई मानेगा, आप ये हो ही नहीं सकता कि डोनाल्ड ट्रंप को ना पता हो, CIA को ना पता हो। देखो यूएसए के मैटर में आप कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर सकते। एक तरफ यूएस से बात कर रहा था ISS के ऊपर स्ट्राइक करने की, दूसरी तरफ से IS से ही ऑयल खरीद रहा था। एक तरफ बात करता है टेररिज्म को ख़त्म करने की, दूसरी तरफ पाकिस्तान को ही फंड कर रहा है। एक तरफ बात करता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए पैसे देता है। एक तरफ यूएसए बात करता है कि इजराइल और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें दोस्ती बढ़ानी है, और दूसरी तरफ 7वां बेड़ा भी लाकर इसी रीजन में तैनात करता है, जो भी उनका जंगी 7वां बेड़ा है, कि हमने मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं जो कि इजराइल के खिलाफ हैं, जो उनके ऊपर कार्रवाई करनी है, चाहे वो इजिप्ट हो। इजिप्ट तो खैर साइलेंट अभी, मेनली तो लेबनान, ईरान, सीरिया और ये हमास वाला गाजा, ये सारा फिलिस्तीन, इन सब का चल रहा है आपस में। ठीक है ना, मोसाद CIA मिलकर सारे ऑपरेशंस करती है, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। अच्छा, मार्क रूबियो का सीधा ये रिस्पांस आया है कि यूनिलेटरल डिसीजन था, हमने कुछ भी नहीं किया, और वी वर नॉट इन्वॉल्व्ड। इजराइल जो है एडवाइज्ड अस कि उनको लगता है कि एक्शन नेसेसरी है सेल्फ डिफेंस के लिए, कि अगर उनको सेल्फ डिफेंस करता, भैया अमेरिका सेल्फ डिफेंस के नाम पे बोलता है कि ठीक है मार दो, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं। देखो सेल्फ डिफेंस बोल देना, अब इससे पता चलता है कि बैकहैंड यूएसए का था, उसको लेकिन नाम बदल दिया। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी जितनी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें खालिस्तानी प्रोटेस्ट करते हैं, तो नारेबाजी करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, डेमोक्रेसी है। तो ठीक है, फिर IS को बोलने दे, भेज देते हैं कुछ लोग वहाँ पे, वो तालिबान के नारे लगाएंगे, IS के नारे लगाएंगे, अलकायदा के नारे लगाएंगे, फिर ओके होगा। वहाँ पे उनकी छुट्टी बिट्टी गुल होगी, नहीं, ये तो अब फिर बोलेंगे इस्लामोफोबिया, ये चीज़ें हो रखी हैं, ये खतरा है देश के लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, चलेगी ताकि फोर्सेस को प्रोटेक्ट किया जाए। और लेट मी बी वेरी क्लियर, ईरान जो है, अब लो धमकी तो दे दी इन्होंने, अमेरिका को टारगेट ना करे या अमेरिका के इंटरेस्ट को टारगेट ना करे। अगर ऐसा करेगा तो फिर अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तो ये तो भैया भाई धमकाने वाली बात होगी। ईरान ने बोला कि देखो हम 3rd इनरिचमेंट फैसिलिटी जो है वो बना लेंगे, तुम मारते रहो, और हम अपने सेंट्रीफ्यूज को अपग्रेड करेंगे। इजराइल जो है उसने यही बोला ना कि हम वेपन ना बनाए, लेकिन अब हम वेपन बनाएंगे, जाओ उखाड़ना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। 2 ईरान के साइंटिस्ट भी इसमें मारे गए हैं, और सबसे बड़ी बात भाई कि IRGC के चीफ जो है वो मारे गए हैं, कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, ये मारे गए हैं। उसके बाद जो अली खौमेनी के सीनियर एडवाइजर है वो क्रिटिकली इंजर्ड है अभी इसमें। अच्छा, कमर्शियल फ्लाइट छोड़ रही थी, कमर्शियल फ्लाइट बता के नहीं किया है इजराइल ने, वो आराम से उड़ रही थी, ठीक है ना। तो ये सब देखने को मिल रहा है, ये मिलिट्री स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं इजराइल की और ईरान की। जाहिर सी बात है ईरान के पास नंबर ज्यादा है, बट इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिया। तो रिजर्व की बात करें, और इजराइल में तो 1.5 करोड़ तो यहूदी है पूरी दुनिया में, सबको और हर किसी को मिलिट्री सर्विस देनी ही है, आप इससे बच नहीं सकते। कॉन्स्क्रिप्शन मैंडेटरी है इजराइल में, आप 12th करेंगे आपको मिलिट्री में ध्यान, कल को युद्ध होता है तो हर कोई चलो बेटा बॉर्डर पर। तो पैरामिलिट्री 35,000 है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ईरान इजराइल की, और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान से कहीं ज्यादा आगे है। तो हो सकता है ये नंबर्स आपको ज्यादा दिखे, भाई जाहिर सी बात है ईरान में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर आप टोटल देखो रिजर्व, एक्टिव और पैरामिलिट्री जो है तो लगभग 7 लाख के करीब है, ठीक है, 7 लाख कह रहा हूं, 10 लाख के करीब है। लेकिन इजराइल जो है ना उनके पास ताकत ज्यादा है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी ज्यादा है। एयरक्राफ्ट की अगर बात करें, फाइटर एयरक्राफ्ट, ये सब जो है इजराइल के पास एकदम टॉप नॉच है। इनका डोम सिस्टम, इनका प्रोटेक्टिव सिस्टम, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट, आर्टिलरी, तो वो कोई मैच नहीं है। और नेवी भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी इजराइल बढ़िया है, काफी आगे है। ओके, तो ये चीज है। बट अभी मैं दूसरा इसमें लेक्चर लूंगा कि आखिरकार अब क्या होगा, ये युद्ध होगा, फुल ब्लोन वॉर होगा क्या, वेस्ट एशिया एक ऑलरेडी वहां पे दिक्कतें चल रही है, लेकिन अब क्या एक नई दिक्कत पैदा हो जाएगी, तो इसकी हम बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देखो युद्ध उस स्केल पे नहीं होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होगा, 2-4 मिसाइलें उसने मार रहे हैं, 2-4 मिसाइल से उसने मार रही हैं। जब तक इजराइल के ऊपर 6-7 देश मिलकर हमला नहीं करेंगे तब तक इजराइल भी एक फुल स्केल वॉर में नहीं जाएगा, अभी उसका ध्यान सारा गाजा के ऊपर है। हाँ, अगर हो गए तो फिर इजराइल छोड़ेगा नहीं, इजराइल के बारे में हम सब जानते ही हैं। इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पहुँच हुआ है,
पता ही था कि बड़ा स्केल वॉर नहीं होगी। चाइना इंडिया के बीच 1-1.5 साल में वॉर पक्का है। रशिया यूक्रेन, अब रशिया तो छोड़ेगा नहीं यूक्रेन को। जिस तरीके से यूक्रेन अब पावरफुल हो रहा है, ये आप थोड़ा सा इसके बारे में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से कि यूक्रेन पावरफुल हो रहा है, रशिया को डोमिनेट कर रहा है विद हेल्प ऑफ यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़। खैर, बात करेंगे सबके बारे में कि कैसे धीरे धीरे दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ रही है। ऐसा नहीं होता कि आज 2 देश लड़ पड़े और कल को जाके वर्ल्ड वार होगी, नहीं। वर्ल्ड वार 2 के समय भी 6-7 साल लगे थे इस वॉर जो भी जितनी लड़ाइयाँ हैं उनको एक्सपेंड होने में। लेकिन अभी दुनिया में कुछ फ्रंट्स ही खुले हैं, जैसे इसराइल का मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना। अभी शांति है लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है अब। अजरबैजान, आर्मीनिया, रशिया, यूक्रेन, तो चल रही हैं चीज़ें। चाइना, ताइवान, चाइना, फिलीपीन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान। जापान तो अपना स्टेल्थ फाइटर जेट भी बनाने लग रहे हैं। वो अपनी वो लोग कह रहे हैं कि पुराना जापान अब वापस आ रहा है। तो रशिया के साथ पूरा यूरोप इंगेज हो रहा है उधर। धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं, एकदम से नहीं होता कि वर्ल्ड वार हो जाए या फिर ये युद्ध बड़ा ही लेवल पे शुरू हो। लेकिन हाँ, विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।